नमस्कारम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कोर्स में क्या क्या बातें होंगी उसके बारे में। क्योंकि इंटरमीडिएट कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है वो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दिया है। सीए इंस्टीट्यूट ने तो लॉन्च कर दिया। सीएम इंस्टीट्यूट विल टेक इट्स ओन टाइम टू लॉन्च द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। तो आई वांटेड टू गो थ्रू फ्यू इनिशियल पेजेस। फ्यू मतलब वो भी 33 होते हैं। सो यू पीपल डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। उन 33 पेजेस में क्या है वो आप लोगों को मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इंटरमीडिएट कोर्स हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के 3 मॉड्यूल आपको पढ़ने होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करो, डायरेक्ट टैक्स के आपके कितने मॉड्यूल है? 3 मॉड्यूल है। टोटल आपको टैक्स पढ़ने के लिए कितने मॉड्यूल पढ़ने पड़ेंगे? 5 मॉड्यूल पढ़ने पड़ेंगे। 5 में के जो 2 मॉड्यूल है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स के होते हैं एंड 3 मॉड्यूल जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट टैक्स के होते हैं। मोटा मोटी आप लोगों को 1000 पेजेस का 1200 पेजेस का कंटेंट पढ़ना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। चलो आगे चलते हैं। सर इसका पेपर 4 है। पेपर 4 जो होगा 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स होगा, 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स होगा सीए इंटर में। ओके, सो जो हम अभी लेक्चर्स पढ़ने वाले, 2 लेक्चर्स आर अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022। ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट लेक्चर है क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 2023-24 को एप्लीकेबल होने वाले हैं। व्हेन आई से असेसमेंट ईयर 2023-24 मतलब इसका प्रीवियस ईयर होना चाहिए 2022-2023 जो अभी चालू है मेरे दोस्तों। क्योंकि अभी तक इसका एक भी बुक मार्केट में नहीं आया हुआ है। दिस इज द अचीवमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट पार्ट्स। आई शुड वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि ये फर्स्ट बुक है जो लॉन्च हुआ है मई 23 का। ओके, दिस इज रिलेवेंट फॉर मई 23। नवंबर 23 तक थोड़े से अमेंडमेंट्स और आते हैं बट दैट इज नॉट मच क्योंकि फाइनेंस एक्ट कॉमन होगा। ऑलराइट, सो ये मॉड्यूल 1 में है। क्या क्या लिखा है उन्होंने यहाँ पे? बहुत सारी चीजें लिखी है, सारी तो पढ़ूंगा नहीं। ओके, जो काम का है वही बताऊंगा। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक जमाने में सीए लोगों का जो रोल होता था, सीए हो सीएमए हो, हम लोगों का जो रोल होता था वो रोल लिमिटेड होता था अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस को लेके। आज की तारीख में हमारा डायनामिक रोल है। हम लोगों को बहुत सारे काम करने होते हैं। हम लोगों को स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करने पड़ते हैं और अलग अलग बिजनेसेस को। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि जो बिजनेस का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। अभी ई कॉमर्स है, अभी स्टार्टअप कल्चर चालू है, अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडिया में आ रही है। एंड अगेन अनलेस एंड अनटिल यू एंड मी एज अ प्रोफेशनल डोंट टेक चार्ज ऑफ दिस थिंग्स, आप लोगों को जब तक ये सारी चीजें नहीं समझ में आती तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो थी या जो ट्रेडिशनल काम हुआ करते थे खाली वही नहीं करनी, वो तो करनी ही है। उसके अलावा आपको और नए नए काम सीखने पड़ेंगे। सो दैट इज देयर। स्किल की रिक्वायरमेंट क्या है सर? इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है इंस्टीट्यूट? Are you supposed to know only bookish knowledge or are you supposed to know the practical knowledge? तो इन्होंने क्या लिखा है मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। At intermediate level you are expected मतलब समझते हो ना, आप लोगों की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही। आप लोगों को ये सब आने चाहिए। You are expected not only acquire professional knowledge। ओहो, मतलब क्या सर? खाली बुकिश नॉलेज लेना आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लोग? बट ऑल्सो द एबिलिटी टू अप्लाई सच नॉलेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आएंगे, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये इंटरमीडिएट लेवल से आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग आपके पास प्रॉब्लम लेकर आएंगे और आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने आनी चाहिए। मतलब आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा थ्रू केस स्टडीज। आपको ट्रेन किया जाएगा थ्रू केस स्टडीज। आपको अलग अलग केस स्टडीज पढ़ने पड़ेंगे। मैं भी कुछ पढ़ाऊंगा पढ़ाने के टाइम पे कि देखो इस केस में ये हुआ था, वैसा यहाँ पे हो गया। हमारे क्लाइंट लोगों के आपको एग्जांपल दूंगा बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग सीए। तो हमें पता है कि प्रैक्टिकली हम लोगों को क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ये सारी चीजें पता होनी चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे। तो सर फाइनल पे जाके क्या करेंगे? फाइनल पे यहाँ पे जो ये नॉलेज लिखा होता है स्किल लेवल, वो एक्सपर्ट हो जाता है। एक्सपर्ट मतलब फाइनल में आपको लॉ भी पता होना चाहिए और फाइनल में आपको जो अलग अलग केस लॉज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉज, वो केस लॉज की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सर इनकम टैक्स डायनामिक है और इंटरेस्टिंग। अभी इन्होंने तो लिखा हुआ है डायनामिक और इंटरेस्टिंग एंड आई एम टेलिंग यू आई कैन वाउच फॉर दिस। डेफिनेटली इट इज डायनामिक। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? डायनामिक मींस इट इज एवर चेंजिंग, इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड डेफिनेटली लॉ हैज टू चेंज because we have to match the growth of the economy according to the laws। तो लॉज अगर फेवरेबल नहीं होंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। ऑलराइट, कल या परसों ही मॉर्गन स्टैनली ने एक स्टेटमेंट इशू किया हुआ है। मॉर्गन स्टैनली इज इन्वेस्टमेंट बैंक, ए वेरी फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस स्टेटमेंट को हाईलाइट किया हुआ है। कल का ही न्यूज है दैट बाय 2023-24 मतलब जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप पढ़ रहे हो, इंडिया इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द एशिया। प्लीज अंडरस्टैंड करो, हम यहाँ के एशिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं।
and without favorable laws in the country that dream cannot be achieved. Apart from that, by 2025 we have also dreamed to achieve 5 trillion economy का dream. Again that dream can be achieved only when laws in the countries are favorable. तो मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सेक्शंस पढ़ाऊंगा जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बेनिफिट दिया हुआ है, स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया हुआ है, नए नए बिजनेसमैन, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट दिया हुआ है। अगर हमारे यहाँ पे कोई नई प्लांट एंड मशीनरी लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसको बेनिफिट दिया है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो तो वहां पे आप लोगों को बेनिफिट दिए गए हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट होते हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हम देते हैं इंडस्ट्री को, ताकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो। इंटरेस्टिंग तो है ही सर। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि सी सो फार एज माई लाइफ इज कंसर्न, वॉट एवर आई एम टूडे, आई एम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। मेरा लॉजिक, बिजनेस करने का तरीका, डिसीजंस लेने का तरीका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं ना वो हमारे अंदर घुस जाते हैं, और एक बार आपके अंदर चले जाता है ना टैक्स, तो आप लोगों को जो क्लैरिटी मिलती है बिजनेस करने की वो एक अलग लेवल पे मिलती है। और लोगों को टैक्स से डर लगता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, लोगों को टैक्स से डर लगता है और आप टैक्स प्रोफेशनल्स बनने वाले हो, तो जो लोगों का वीकनेस है, जो बाकी बिजनेसेस का वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जानी चाहिए। तो डेफिनेटली दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड सर ये इंटरेस्टिंग तभी है जब समझ में आता है, ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आएगा तो ये इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। तो महात्रिया करके गुरु हैं हमारे, जहाँ उनका हम लेक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं। आपको भी अब कभी अगर मोटिवेशनल लेक्चर देखना होगा तो आप भी गूगल कर सकते हो यूट्यूब पे महात्रिया का। तो महात्रिया को ना एक सेमिनार में किसी ने सवाल पूछा था, ही वाज स्पीकिंग समथिंग अबाउट भगवद गीता, और भगवद गीता के ऊपर ही किसी ने एक सवाल पूछा कि महात्रिया, आई हैव गॉन थ्रू भगवद गीता मोर देन 100 टाइम्स बट नथिंग हैज चेंज इन मी। क्या बोला उन्होंने? महात्रिया, I have gone through Bhagavad Gita 100 times, over 100 times, but nothing has changed in me. And you are saying if you read the Bhagavad Gita or if you understand the Bhagavad Gita, your perspective towards life will change. So he was disagreeing with the Mahatriya. He was disagreeing with the Guru. So at this particular time महात्रिया के पास दो चॉइस थे, either get angry and insult that particular person, क्योंकि गुरु को कोई चैलेंज करता है तो गुरु के हाथ में वो राइट होता है। गुरु इज सेइंग कि आप जाओ पढ़ो इसको तो आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, एंड ही इज सेइंग मैंने 100 से ज्यादा टाइम पढ़ा हुआ है लेकिन अभी तक मेरे लाइफ में कोई तो चेंजेस आया है नहीं। तो महात्रिया ने बहुत ही स्माइल करके एकदम पोलाइट रिप्लाई दिया, दैट रिप्लाई टच माई हार्ट समवेयर। He said very politely, my dear friend, it doesn't matter how many times you go through Bhagavad Gita, what actually matters if Bhagavad Gita goes through you. इसका क्या मतलब होता है कि आप भगवद गीता कितनी बार पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवद गीता आपके अंदर जाती है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। वंस भगवद गीता गोज इनसाइड यू, योर लाइफ विल चेंज परमानेंटली। तो वो तो हो गया भगवद गीता का। अब मैंने भी भगवद गीता का अभी लाइफ में पढ़ी नहीं है। आई हैव अमेंडेड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस सो फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न। इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गो थ्रू टैक्सेशन, 3 से 4 बार तो टैक्स पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप लोगों को टैक्स समझ में आना है तो मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको टैक्स पढ़ना पड़ता है। तो इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गो थ्रू द टैक्सेशन, नथिंग विल चेंज। इफ टैक्सेशन गोज थ्रू यू, एवरीथिंग विल चेंज। तो व्हाट हैज हैपेंड टू मी नाउ at my particular age and with my experience, taxation has go through me। और जब मुझे बोलना होता है टैक्स के बारे में तो मुझे पढ़ के नहीं बोलना होता, आई कैन डायरेक्टली स्पीक अबाउट इट बिकॉज इट इज लिविंग इनसाइड मी, इट्स अ लिविंग सब्जेक्ट। ओके, मेरे हर एक मसल में, मेरे हर थॉट में टैक्सेशन एग्जिस्ट करता है बिकॉज टैक्सेशन हैज गॉन थ्रू मी। तो सर ये आपके साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है? सेम तरीका जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे आपके साथ भी हो सकता है। फॉर मी ब्रेड बटर नेम फेम मनी जो भी आप बोलते हो सब कुछ मेरा टैक्सेशन के थ्रू आया है। तो आप लोगों को भी अगर आपने टैक्सेशन को सीरियसली ले लिया तो टैक्सेशन विल टेक यू सीरियसली, और अगर आपने टैक्सेशन को नेगेटिव पॉइंट से देखा तो टैक्सेशन भी आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग फियर ऑफ टैक्स यू शुड लव द टैक्स, एंड इफ यू स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट definitely subject will love you back, and that particular weakness of many students and many professionals and many businessmen in the industry will become your strength. So my dear friend, taxation is definitely, I 100% agree with the institute, it's a dynamic and interesting subject. आगे चलता हूं, नो यूर सिलेबस। चलो ठीक है, सिलेबस तो आगे जाके पढ़ने वाले हम लोग। रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट और हमारे अमेंडमेंट्स कहां तक के एप्लीकेबल हमें होंगे। तो 1 मई 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक, मतलब अभी तो हमारा जो चल रहा है अगस्त का महीना चालू है,
ठीक है ना। और 2 महीने में जो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं वो सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे May 23 एग्जाम के लिए। तो सर मेरे जो लेक्चर्स है वो होने के बाद भी अगर कुछ अमेंडमेंट्स आए तो आप लोगों को क्यों टेंशन लेना है भाई, हम लोग जब इतने लेक्चर बना रहे तो अमेंडमेंट्स के लेक्चर भी बना देंगे, उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। तो अक्टूबर तक के जो अमेंडमेंट्स आएंगे वो आप लोगों के May 23 के एग्जाम्स में एप्लीकेबल होने वाले हैं। चलो आगे चलता हूं, फ्रेमवर्क वगैरह बताना है, लर्निंग वगैरह ये सब उन्होंने बुक का पूरा पैटर्न कैसा है वो बताया है, वो सब रहने दो। देखो इंस्टीट्यूट आपको विश कर रही है एंड यू शुड एक्सेप्ट देयर ब्लेसिंग्स, वो बता रहे हैं हैप्पी रीडिंग एंड बेस्ट विशेस, तो उनको थैंक यू बोलने का मन ही मन में और आगे चलने का। ओके, सिलेबस आप लोगों का मैंने बता ही दिया, आप लोगों के लिए 60 मार्क का इनकम टैक्स का सिलेबस है और 40 मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या आता है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, इंडेक्स क्या क्या है। अच्छा, यहां पे उन्होंने लिखा है कि क्या क्या आपके सिलेबस से एक्सक्लूड किया गया है। तो बहुत सारे प्रोविजन जो होते हैं जो सीए इंटर के लेवल पे हाई हो जाते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, तो सीए इंटर पे उसको ना रख के उन्होंने इन सारी प्रोविजंस को सीए फाइनल पे रखा हुआ है। ओके, वैसे सीएमए इंस्टीट्यूट भी अपना सिलेबस पूरा मॉडिफाई कर रही है, तो सीएमए इंटर के भी ये सिलेबस में से ये सारे प्रोविजंस को एक्सक्लूड करके उन्होंने फाइनल में ही रखने की बात की है अभी तक। लेकिन उनका नया जो मॉड्यूल आना है जून 23 का, वो मॉड्यूल नहीं आया, लेकिन मैंने जो समरी देखा, उनका इंडेक्स जो देखा, वो इंडेक्स मैच करता है ऑलमोस्ट सीए इंडेक्स के साथ। तो अभी ये क्यों पढ़ना है भाई मेरे, किस सिलेबस में क्या नहीं है, सिलेबस में क्या है वो पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नहीं पढ़ा हमने वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो हम लोग 100% कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस उन्होंने लिखे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। थैंक गॉड ये सारे सेक्शंस आपके सिलेबस में इस लेवल पे नहीं है, अदरवाइज चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो बहुत सारे सेक्शंस उन्होंने अपने सिलेबस से निकाल के रखे हुए हैं। ओके, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक पैरा लिखा है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी अपडेट आता है तो हम लोग पोर्टल पे डाल देंगे, बच्चों लोगों को वो पढ़ना पड़ेगा। हमने बोला ओके, जब आपको पढ़ाना है पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब मॉड्यूल 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 में क्या आता है देखो, फिर आपके मॉड्यूल 1 में आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यार से एग्जम्प्ट इनकम बोलते हैं। फिर क्या आ रहा है मॉड्यूल 2 में, क्या आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पढ़ना है मॉड्यूल 2, यही ज्यादा टाइम लेता है। इसमें हेड्स ऑफ इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड आते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, पीजीबीपी आता है, पीजीबीपी आता है, ठीक है ना। और क्या आता है, कैपिटल गेन आता है और आईएफओएस आता है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेस्ड टोटल इनकम, इसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम से नाम से जानते हैं। फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है ना। ये 70 to 80 सेक्शंस में ये चलता है, सेट ऑफ। फिर डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम करके कुछ होता है, मैंने बोला था आपको, 80C, 80CC, 80D, 80DD, ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उनको हम डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। एंड देन यू विल नो हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। और एक बार टोटल इनकम कंप्यूट किया तो लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन हम लोग ने इसके रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, हमने टैक्स कैसे कंप्यूट करना है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं। एडवांस टैक्स है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, एंड इंट्रोडक्शन टू टीसीएस है। मतलब ये क्या है, मैंने कलेक्शन मैकेनिज्म करके आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद है कलेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म हो गया कलेक्शन मैकेनिज्म, और यहाँ पे आपका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ऐसे 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल कंटेंट लिखा हुआ है। देखो मैंने आपको मजाक में पहले 33 पेजेस में क्या है वो बता दिया। डेफिनेटली पहले 33 पेजेस में क्या लिखा उसका एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, तो कम से कम 33 पेजेस तो हो गए अपने मजाक में, बाकी का सिलेबस आगे के लेक्चर में।